चैप्टर बच्चे आपका कारतूस है। आपको पाठ प्रवेश में क्या दिया हुआ है कि जो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में तो कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, मतलब एक तरह से व्यापारियों के भेष में आए थे। ठीक, एक्चुअल में उनका मकसद क्या था, इस देश पर कब्जा करना। तो शुरू में तो उन्होंने व्यापार जैसा ही किया, लेकिन बाद में उनके इरादे जो थे वो व्यापार के नहीं थे, वहां पर कब्जा करने का बन चुका था उनका इरादा। और उस समय जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, जिसको हमने ब्रिटिश कंपनी जो थे वो था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो उसने धीरे धीरे हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी, रियासतों का मतलब होता है एक छोटी छोटी, जैसे कि पहले स्टेट नहीं थे, रियासतें उसके भी अंडर में आती हैं जहां पर राजाओं का राज चलता है। तो उसने धीरे धीरे हर रियासत के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और उनकी नीयत जैसे ही उजागर हुई, यानी कि लोगों के सामने आई कि ये धीरे धीरे हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, तो मतलब इंडियंस का, मतलब हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे जो ये समझ रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों को हमारे देश से निकालने का प्रयास शुरू कर दिया था। वो भी चाहते थे कि ये हमारे देश से चले जाएं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर बहुत पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको धीरे धीरे खाली करना शुरू कर दिया था। अब जो हम प्रस्तुत पाठ जो कारतूस है ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर एक जाबाज सिपाही के कारनामों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उस जाबाज सिपाही का नाम एक्चुअली में है क्या, वजीर अली। तो उसका वो मतलब कि उसका एकमात्र यही लक्ष्य था, जैसे कि बहुत से आपने सब मतलब कि क्रांतिकारियों के बारे में सबका यही लक्ष्य था कि वो अंग्रेजों को बाहर से निकाल दें। तो वजीर अली का भी यही लक्ष्य था कि वो अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें। तो और जो कंपनी के हुक्मरानों, यानी कि जो कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जितने भी सेठ हैं, मतलब राजा हैं, ठीक है, उन सब की वो नींद हराम करने वाला ये जो बड़ा ही निडर बंदा था वजीर अली, काफी दिलेर था, निडर था, वो डरता बिल्कुल भी नहीं था किसी से, दिल बहुत बड़ा था उसका। मतलब वो ऐसा था कि शेर की मांद में, शेर की मांद का मतलब क्या होता है, गुफा में, यस। तो वो शेर की गुफा में पहुंचकर शेर से भिड़ना जानता था, मतलब ऐसा उसका व्यवहार था। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा। ये तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, खेमा क्या होता है, जहाँ टेंट लगाकर बैठे होते हैं सब। तो अंग्रेज लोगों के जितने भी बंदे थे वो टेंट लगाकर जंगलों के अंदर वजीर अली को ढूंढने के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो उन्हीं के अंदर खेमे, हालांकि सब वजीर अली को ढूंढने के लिए ही वहाँ खेमा लगाकर बैठे हैं, फिर भी वजीर अली आता है उनके खेमे के अंदर। तो इसीलिए कहा गया है कि वो शेर की मांद में खुद पहुंच जाता था, और फिर भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, कुछ कर ही नहीं पाए थे। और बल्कि उसने कर्नल के ऊपर ऐसा रौब गालिब किया, यानी कि जो कर्नल वहां का मेन पर्सन था जो सबको हैंडल कर रहा था, तो उसने उसके ऊपर अपनी एक तरह से छाप छोड़ दी थी। वो खुद डर गया था कि ये बंदा जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास आया भी है और हम उसका कुछ कर भी नहीं पाए और चुपचाप निकल भी गया। ठीक, और उसके मुंह से भी वही शब्द निकले थे जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते, यानी कि था तो वो अंग्रेजों का शत्रु वजीर अली, फिर भी उसने उसके साहस को देख करके कुछ ऐसा कहा था कि हम किसी शत्रु के लिए वो वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम किसी जाबाज सिपाही के लिए, जो मतलब निडर बंदा होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ऐसे ही शब्द कर्नल ने उस समय उसके लिए यूज किए थे। ठीक, आगे आपका चैप्टर है बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको पात्र दिए हुए हैं, 4 पात्र बताए गए हैं। कर्नल है एक लेफ्टिनेंट, एक सिपाही है और सवार है। फिर अवधि 5 मिनट, यानी कि ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एक तरह से ये एक एक्ट हो रहा है स्टेज के ऊपर, प्ले है। तो ये 5 मिनट का एक्ट है, लेकिन हमको ये थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा क्योंकि सब डायलॉग्स बोलेंगे जो भी है, लेकिन 5 मिनट का वो बोल रहे हैं। यस, और जमाना, ये बात कब की है, 1799 की, उस समय की बात है, और रात का समय है। आपस में अभी 2 पर्सन बातचीत कर रहे हैं जो कि कर्नल और लेफ्टिनेंट है। ठीक बच्चे, यहाँ पर स्थान भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो एक्ट हो रहा है वो कहाँ का हो रहा है, गोरखपुर का जंगल है। कर्नल खालिस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है, मतलब कि एकदम डीप वो अंदर जंगल में बैठे हुए हैं जी।
दो अंग्रेज आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक है कर्नल कालिस और एक लेफ्टिनेंट है, और खेमे के बाहर बैठे हुए हैं वो। चांदनी बिछी हुई है, यानी कि चांदनी रात है, रात का टाइम था, और अंदर एक छोटा मतलब एक लैंप जल रहा है। दोनों की बातचीत शुरू होती है। जी हाँ। अब कर्नल बोलता है भी जिंदगी जो है, जंगल की जो जिंदगी है बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? जानवर भी आ सकते हैं, मौत का डर होता है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। अब लेफ्टिनेंट कहता है कि हफ्तों हो गए हैं हमने यहाँ पर खेमा लगाया हुआ है, यानी कि टेंट लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सिपाही हैं सब तंग आ चुके थे, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो वहां आए थे उनको वो मिल ही नहीं रहा था। काफी टाइम से वो उसको ढूंढ रहे थे। ये आदमी वजीर अली, ये जो आदमी है या फिर भूत है, मतलब हाथ ही नहीं आता है, कहाँ है? अब कर्नल बोलता है जब हम उसके अफसाने सुनते हैं, यानी कि उसके जो भी कारनामे हैं, अब तक उसने जितना कुछ भी किया है, तो रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अब रॉबिन हुड कौन था? वो भी ऐसा ही एक जाबाज और निडर सिपाही था, दूसरों की मदद करता था, ऐसा ही बंदा था वो भी। तो वो कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में बहुत मतलब नफरत भरी हुई है। वजीर अली के मन में वो अंग्रेजों से बहुत नफरत करता है, और कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मतलब उसको अभी राजा बने हुए केवल 5 महीने हुए थे, उसके फादर की डेथ के बाद जब उसको बनाया गया था। मगर इस 5 महीने में अवध के बराबर को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि वो अवध का राजा था, ठीक 5 महीने उसने वहां पर राज किया, और उसने वहां के आसपास जितना भी वो कवर कर सकता था उसने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। मतलब कि अंग्रेज धीरे धीरे हर किसी के ऊपर अपनी हुकूमत मतलब अंडर में लेते जा रहे थे। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, रियासतों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका कुछ भी बोलबाला नहीं था। अंग्रेजों मतलब कि शासन नहीं कर पा रहे थे, इवन कि आसपास के इलाकों में भी वो सब उनसे डरते थे। सिर्फ 5 मंथ्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अब वो पूछ रहा है कि कर्नल कालिस, ये सादत अली कौन है? अब सादत अली एक नया कैरेक्टर बीच में आया है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। अब कर्नल बोलता है वो आसिफ उद्दौला का भाई है। अब आसिफ उद्दौला कौन था? वजीर अली के फादर। तो सादत अली कौन हुआ? वजीर अली का चाचा। ठीक, तो वजीर अली का और उसका दुश्मन है, एक्चुअली फैमिली है, लेकिन वजीर अली जो था वो अपने चाचा से नफरत करता था, बिकॉज वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, रीजन ये था। और जो सादत अली है वो भी वजीर अली से नफरत करता है, क्योंकि उसका मेन क्या था मकसद? वहां पर उसको राज करना था भाई की मौत के बाद। लेकिन बच्चे, आसिफ उद्दौला की मौत के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा, सादत अली को, उसका छोटा भाई था, लेकिन उसको ना बना करके आसिफ उद्दौला के बेटे वजीर अली को वहां का राजा बना दिया गया था। समझ में आया? इसीलिए वो उससे जेलस फील करता था। और वो कह रहे हैं कि आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि संतान की, एक लड़का पैदा होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब वजीर अली की पैदाइश हुई, वो पैदा हुआ, तो सादत अली ने उसको अपनी मौत समझा। क्यों समझा? क्योंकि एक्चुअल में वो चाहता था कि बड़े भाई के बाद उसको शासन मिल जाए। अब वो बेटे के पास जाएगा, अब वो नफरत तो करता ही था, इसीलिए उसने उसको अपनी मौत समझा था। अब वो कह रहे लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में मसलेहत क्या थी? यानी कि जब वजीर अली को वहां से निकाला गया तो अंग्रेजों ने क्या किया? सादत अली को वहां का राजा बना दिया। अब वो कह रहे कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? सादत अली को वो अपने अंडर में भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सादत अली को राजा क्यों बना दिया वजीर अली को निकालने के बाद? अब कर्नल बताता है कि सादत अली हमारा दोस्त है, अंग्रेजों से वो मिल चुका था, और वो बहुत ही ऐश पसंद आदमी है, उसको ऐशो आराम बहुत पसंद है। ठीक, और इसीलिए उसने क्या किया, जैसे ही वो राजा बना ना, उसने अपनी आधी जायदाद, आधी मुल्कियत मतलब आधी जायदाद अंग्रेजों के नाम कर दी, और 10 लाख नकद यानी कि कैश उसने अंग्रेजों को दिया। एक तरह से राजा बनने की फीस लगा लीजिए आप, उसने अंग्रेजों को दी। और अब वो भी मजे कर रहा है राजा बन के, अंग्रेज भी मजे कर रहे हैं, उनको पैसा मिल गया, जायदाद मिल गई। अब बच्चे, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है ये जो वजीर अली है उसने अफगानिस्तान का जो बादशाह है, राजा जो है
शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी, क्योंकि हिंदुस्तान पर एक्चुअली अंग्रेजों का राज चल रहा है। तो उसने अफगानिस्तान के राजा को बुलाया है कि वो यहाँ पर हमला करे ताकि अंग्रेज जो है थोड़े से कमजोर पड़ जाएं। अब कर्नल बोलता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत एक्चुअल में सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसको दिल्ली बुलाया था, और फिर शमसुद्दौला ने भी, यानी कि पहले वजीर अली उनको बोल चुका है, पहले टीपू सुल्तान, फिर वजीर अली, देन शमसुद्दौला, तीसरा पर्सन है वो। अब वो कह रहे हैं कि ये शमसुद्दौला कौन है? वो कह रहे हैं कि नवाब बंगाल का रिश्तेदार भाई है, मतलब कि कजन ब्रदर है। बंगाल के जो नवाब हैं उनका कजन ब्रदर है, और ये भी बहुत खतरनाक आदमी है। तो अब लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका मतलब तो ये निकलता है कि सारे के सारे मतलब हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ पड़ी है, यानी कि हर तरफ से मतलब कि अब हिंदुस्तान पर एक्चुअल में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि सब तरफ से हर कोई हिंदुस्तान पर अटैक करेगा, हमला करेगा, जिससे कि अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे। वो यही चाहते थे कि वो कमजोर पड़ जाएं। यस। तो फिर वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर एक्चुअल में ये कामयाब हो जाते हैं, सब लोग हिंदुस्तान पर अंग्रेजों को मतलब कि खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो बक्सर और पलासी के जो भी कारनामे हुए थे, बक्सर का युद्ध आपको पता होगा, पलासी के बारे में भी पता होगा, तो मतलब कि उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया होगा, है ना। तो कंपनी उस समय किसके अंडर में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लाइव के, ठीक है। वो उसको मतलब कि एक तरह से क्या कर रहे थे, लीडरशिप वहां की निभा रहे थे। मतलब उसके लीडरशिप में जितना कुछ भी कंपनी ने हासिल किया था, और प्रेजेंट में कौन है? लॉर्ड वेल्लेसली, उसके हाथों उनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो देंगे अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? क्योंकि वो उनके फेवर की बात कर रहे हैं। मतलब लॉर्ड क्लाइव ने जितना भी हिंदुस्तान को अपने कब्जे में किया है, लॉर्ड वेल्लेसली के रहते रहते सारा खो देंगे, सारी मेहनत खत्म। यस, अगर सबने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया तो। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वजीर अली है, अगर ये आजाद रहा, हमारे हाथों में नहीं लगा, तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा हमारे लिए भी। हमें किसी ना किसी तरह इसको गिरफ्तार करना ही चाहिए, कैसे भी करके। वो कह रहे हैं कि उसी के लिए तो हुई पूरी फौज लेकर के मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। काफी बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यानी कि भाग जाता है, आता ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आता है। और सुनने में ऐसा आया है कि वो इन्हीं जंगलों में घूम रहा है, लेकिन फिर भी हाथ नहीं आता है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फौज लेकर घूम रहा है, कुछ जाबाज सिपाही उसके साथ हैं, चंद, यानी कि थोड़े से भी लोग उसके साथ हैं। और फिर वो कह रहा है मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, मीन्स थोड़े से बंदे हैं और नाक में दम कर रखा है थोड़े से बंदों ने भी, और हम इतने हैं तो भी। क्लियर? धरे का मतलब होता है हमने जितने भी कारनामे किए हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, मतलब सब वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर? आगे है, वो कह रहा है कि अब लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, मतलब अंग्रेजों से तो वो नफरत करता ही करता है, लेकिन असल में सुनने में आया वो सही में बहादुर है। तो बोलता है हाँ, अगर बहादुर ना होता तो ऐसे ही कंपनी के वकील का कत्ल यूं नहीं कर देता, मतलब कि उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया था। अब वो पूछ रहा है कि उसका किस्सा क्या है, कैसे उसने उसका कत्ल किया। बच्चे वो उनको कत्ल के किस्से के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसने कत्ल किया था वजीर अली ने कंपनी के वकील का। वो कह रहे कि किस्सा क्या था। किस्सा एक्चुअल में ये था कि जैसे ही वजीर अली को अवध के तख्त से हटाया गया था, तो वजीर अली को उन्होंने बनारस में पहुंचा दिया, वहां से हटाकर बनारस भेज दिया, और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, मतलब कि एवरी 1 साल में उसको 3 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, और उसको बनारस पहुंचा दिया। और कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल जो थे वो उसको कलकत्ता में तलब करते हैं, तलब यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, मतलब पहले बनारस फिर कलकत्ता। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास जाता है और उनसे पूछता है भी क्यों मुझको बनारस से तुम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो कलकत्ता में।
भी, क्योंकि उसको परेशानी हो रही होगी, जो भी होगा, तो उसने उस चीज की शिकायत की थी और वकील ने शिकायत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, यानी कि वो उसको इग्नोर कर रहा था उसकी बातों को। अब यहाँ से वजीर अली जो था वैसे ही गुस्से में था अंग्रेजों के खिलाफ, और अब वो उसकी सुन ही नहीं रहा था, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, नफरत तो वैसे भी कूट कूट कर भरी हुई थी उसके मन में, उसने उसी समय अपना खंजर निकाला और कंपनी के वकील को मार दिया और वहां से भाग जाता है। ठीक, तब से वो भाग रहा है। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजों को ये लग रहा होगा कि अब उसको जब अवध से हटाया गया है तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना था ना, उन्होंने उसको बनारस में शिफ्ट कर दिया, ऐसा करके होगा। पूरी डिटेल यहाँ नहीं दी हुई है, उसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। प्लीज बच्चे, अब देखिए कर्नल वो बोल रहा है कि जब वो वहां से भागा कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद, अब अंग्रेज उसके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब वो अपने जानिसारों समेत, यानी कि जो भी उसके साथी थे उन सबके साथ आजमगढ़ की तरफ भागता है, और आजमगढ़ के जो उस समय राजा होंगे, हुक्मरां, यानी कि जो मेन वहां के पर्सन होंगे, वो अपनी हिफाजत में उनको घाघरा के जंगलों तक छोड़ देते हैं। ये आजमगढ़ जाता है, आजमगढ़ का जो मेन पर्सन है वो उनको घाघरा के जंगलों में छोड़ देता है। तब से ये कारवां यानी कि इनका ग्रुप पूरा का पूरा जंगलों में ही भटक रहा है कई सालों से। सबको ऐसा ही है कि ये अब कहीं और नहीं गए हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में लेफ्टिनेंट बोलता है कि इसकी स्कीम क्या है, वो चाहता क्या है वजीर अली। अब कर्नल बोलता है कि स्कीम उसको ऐसा है कि वो कैसे ना कैसे नेपाल पहुंच जाए, ठीक, और अफगानी हमले का इंतजार करे। अफगानी हमला कौन सा है, जो अफगान का जो शाहे जमा था अफगानिस्तान का, वो चाहता था कि वो हिंदुस्तान पर हमला करे और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। वजीर अली और लोग इकट्ठे करके अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहता था, और सादत अली को अवध के तख्त से हटाकर खुद वहां पर राजा बनना चाहता था। ये उसकी स्कीम है, ठीक, और अंग्रेजों को वो हिंदुस्तान से निकालना चाहता था। ये तो उसका मेन ही मकसद था। अब वो कह रहे हैं कि नेपाल पहुंचना तो कोई आसान, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। अब तक तो हो सकता है वो पहुंच भी गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी सालों से हमें लग रहा है ना कि जंगलों में घूम रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जितनी भी फौजें हैं और नवाब सादत अली खां के जो भी सिपाही हैं वो काफी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि जंगलों के उन्होंने निगरानी में रखा हुआ है कि वो यहाँ से पक्का निकला नहीं है, अभी तक यहीं कहीं घूम रहा है। और तभी अभी ये दोनों आपस में जब बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक सिपाही आता है उनके पास। वो कहता है कि बहुत तेजी के साथ आता है। अचानक से कर्नल बोलता है, भाई क्या हुआ, क्या बात है। वो बोलता है कि दूर से ही उनको धूल, गर्द यानी कि गर्द, धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कोई ना कोई पर्सन है जो यहाँ पर आ रहा है। तो हाँ, गौरा का मतलब सिपाही, ठीक है। सिपाही बोलता है कि धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, कोई आ रहा है। तो कर्नल बोलता है कि फटाफट सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो जाएं, हो सकता है कोई दुश्मन आ रहे हैं या वजीर अली अपनी टीम के साथ आ रहा है। तो तब सिपाही उसको सलाम करके बाहर चला जाता है, और लेफ्टिनेंट क्या है, जो कि खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ है, बिजी है, वो खिड़की के बाहर देखे जा रहा है भी कौन आ रहा है। वो क्या देखता है कि जो धूल वहां पर उड़ रही थी, ऐसी लग रही थी कि पूरा काफिला चला आ रहा हो, यानी कि कोई एक पर्सन नहीं, ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और लेकिन उनको सवार एक ही नजर आ रहा था, मतलब घुड़सवार एक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग हैं। अब जब वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसको हाँ लगता है कि हाँ कंफर्म है, एक ही बंदा है, और जो कि अपने घोड़े को सर पर दौड़ाए चला आ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से आ रहा है। तभी बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी वहां पर, और ऐसा लगता है कि सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है। तो तभी कर्नल ताली बजाता है और अपने सिपाही को अंदर बुलाता है, और सिपाही से कहता है कि ये जो सवार आ रहा है उसके ऊपर नजर रखो, भी कौन है, किस तरफ जा रहा है। वो उसको फॉलो करता है उसका सिपाही। अब लेफ्टिनेंट कहता है
कि शुबहे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। शुबह यानी कि डाउट, संदेह, भी हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, पक्का ये जो सवार है हमारी तरफ ही आ रहा है। और जो उसके टापों की आवाज होती है, टापों यानी कि जो घोड़े के पांव की आवाज होती है, वो एकदम उनके पास आकर के रुक सी जाती है। और जैसे ही वो सवार आता है, वो आकर एक ही बात बोलता है, भी मुझे कर्नल से मिलना है। ठीक है, तो गोरा जो इनका सिपाही है, वो बोलता है बहुत खूब, मतलब कि चिल्लाकर बोलता है कि हाँ, हम अंदर जाकर पूछते हैं उनसे जो भी होगा। तो ये सब उनका आपस में है, वो अंदर जाकर पूछता है, कर्नल भी बोलता है उसको अंदर भेज दो। जब वो अंदर जाता है तो वजीर अली का मतलब कि उन लोगों को ऐसा फील होता है, लेफ्टिनेंट को, कि शायद ये किसी वजीर अली का ही कोई आदमी होगा और हमसे मिल जाएगा और उसको गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, मीन्स हमारी टीम में शामिल होना चाहता है। ठीक, अब कर्नल कहता है खामोश हो जाओ, क्योंकि वो अंदर आ रहा है, सिपाही अंदर आ रहा होता है। सवार जो होता है अंदर आते ही एक ही बात बोलता है, तन्हाई तन्हाई, मीन्स अंदर कमरे खेमे के अंदर कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों होते हैं। ठीक है, जब दोनों अंदर बैठे हुए हैं तो वो कहता है तन्हाई, क्योंकि उसको मिलना किससे है, केवल कर्नल से मिलना है। इट मीन्स वो ये कहना चाहता था कि लेफ्टिनेंट को बाहर भेजा जाए, वो उससे अकेले में बात करना चाहता था। जब कर्नल लेकिन उसको ऐसा बोलता है कि कोई गैर आदमी नहीं है, ये हमारा ही बंदा है, तो आप अपना राज़े दिल कह सकते हैं, यानी कि अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं। लेकिन सवार क्या बोलता है, वर्ड देखिएगा, दीवार हमगोश दारग तन्हाई। इसका मतलब ये है दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई भी अकेले में ही बात करनी है। तो कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और उनके सिपाही को इशारे से बोलता है और वो खेमे से बाहर चले जाते हैं। और जब कर्नल और जो सवार है जब खेमे में अकेले होते हैं तो जरा वक्फे के बाद, यानी कि थोड़े समय के बाद, वो चारों तरफ घुमा कर देखता है सवार। ठीक है, अभी कोई और तो नहीं है खेमे के अंदर, तब वो अपनी बात कहता है। सवार उनको, कर्नल को क्या बोलता है कि तुमने यहाँ खेमा क्यों डाला हुआ है। कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का हुक्म है और वजीर अली को हमें गिरफ्तार करना है, इसलिए हमने खेमा डाला हुआ है। सवार कहता है कि इतना लाव लश्कर क्या मायने, इसका मीनिंग होता है कि तुम इतनी फौज के साथ यहाँ क्यों बैठे हुए हो, बहुत सारे सिपाही लेकर बैठे हो, तुमने पकड़ना तो केवल एक वजीर अली को है। वो कह रहे हैं कि ताकि गिरफ्तारी में आसानी हो जाए, इसीलिए उनकी हमने मदद के लिए इतने सारे सिपाही रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है साहिब। सवार ये बात बोलता है, भी आसान नहीं है वजीर अली को गिरफ्तार करना। तो कर्नल बोलता है क्यों। वो कहता है कि वो तो एक जाबाज सिपाही है, काफी है। तो वो कहता है कि कर्नल बोलता है मैंने भी सुना हुआ है कि वो एक जाबाज सिपाही है, लेकिन तुम चाहते क्या हो, यहाँ किस लिए आए हो। सवार बोलता है मुझे चंद कारतूस चाहिए। कारतूस कहा जाता है बुलेट्स को, जो बंदूक के अंदर बुलेट्स डलती हैं उसे कारतूस कहते हैं। ठीक, तो वो कहता है भी क्यों चाहिए। वो बोलता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मुझको कारतूस चाहिए। सवार ये बात बोलता है तो कर्नल को लगता है चल अच्छा है, वजीर अली को पकड़ने में हमें हेल्प मिल जाएगी, तो वो भी उसको 10 कारतूस दे देता है, कर्नल सवार को। ठीक, अब सवार जो है उसको मुस्कुराते हुए धन्यवाद बोलता है। अब कर्नल कहता है कि आपका नाम क्या है, मतलब इतनी देर में उसने उसका नाम भी नहीं पूछा था, खाली वो रीजन पूछा किस लिए आए हो भी क्या है। अब सवार क्या बोलता है, वजीर अली। जो सवार वहां पर आता है वो एक्चुअल में खुद वजीर अली होता है। आपने मुझे कारतूस दिए हैं, वजीर अली ये बात बोलता है, भी तुमने मुझे कारतूस दिए हैं इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ठीक, मतलब मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ। ये इतनी ही बात वो उसको कहता है और बाहर निकल आता है। और फिर उसको कर्नल को क्या सुनाई देता है, सिर्फ टापों का शोर, यानी कि जैसे ही वो बाहर जाता है अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। और कर्नल जो है वो सन्नाटे में है, मतलब वो शौक में है। बंदा जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो बंदा आता है, मुझसे कारतूस मांगता है, मैं उसको दे भी देता हूँ और मेरी आंखों के आगे से निकल जाता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। वो शौक में बैठा है वहां, एकदम हक्का बक्का सा खड़ा है। तब लेफ्टिनेंट अंदर आता है
लेफ्टिनेंट बोलता है, अभी कौन था ये सवाल, तो कर्नल क्या बोलता है, दबी जबान से अपने आप से कहता है कि एक जाबाज सिपाही, मीन्स उसकी हिम्मत ये भी नहीं होती बोल सके कि ये वजीर अली है, या उसकी बेइज्जती हो जाती कहीं ना कहीं, लेकिन वो दबी जबान से कहता है, मतलब धीरे धीरे बोलता है कि हाँ एक जाबाज सिपाही आया था। ठीक, चैप्टर बच्चे इतना कोई टफ था नहीं, इजी है ना। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमने लास्ट क्लास में भी जो चैप्टर किया, आज भी जो चैप्टर किया, बुक आपके पास है, आप प्लीज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।